अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हमने दूसरा आज हम जो मैगज़ीन डिस्कस कर रहे हैं वो है डिले डिफीट्स इक्विटी। इसको हम लैटिन में कहते हैं विजिलेंटिबस नॉन डोरमाइंटिबस इक्वेटस सबवेनिट। इतनी आपको लैटिन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस मैगज़ीन को समझना है। डिले डिफीट्स इक्विटी यानी इसका मतलब ये है इक्विटी असिस्ट्स द विजिलेंट एंड नॉट दोज हु स्लीप ऑन देयर राइट्स। अब देखते हैं कि इसका आगे मतलब क्या है। इक्विटी जो है, इसका कहने का इस मैगज़ीन का मतलब ये है कि इक्विटी प्रोटेक्ट करती है टू द विजिलेंट नॉट टू द आइडोलेंट। एवरी राइट, जो भी हमें राइट मिलता है, जैसे कि हमने पहले मैगज़ीन में पढ़ा था यूबी जो से इबाय रेमिडम में कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। तो फिर जहाँ पे आपका राइट है, आपको रेमेडी तो मिल रही है, लेकिन उस रेमेडी को एक्सरसाइज करने की कोई हद रखी गई है, कोई टाइम लिमिट रखी गई है, वो इस मैगज़ीन में डिस्कस की गई है। ठीक है ना। इसमें ये कहा गया है कि अगर आप उस राइट को एक्सरसाइज नहीं करते विद इन अ रीज़नेबल टाइम, तो फिर वो राइट तो रहेगा, मतलब उस राइट की रेमेडी को एक्सरसाइज नहीं कर रहे विद इन अ रीज़नेबल टाइम, तो वो राइट रहेगा, लेकिन आप उस रेमेडी को फिर आगे फर्दर एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे क्योंकि टाइम लिमिट ख़त्म हो गई। यू वर स्लीपिंग ऑन योर राइट फॉर एन अनरीजनेबल टाइम, सो डिले डिफीट्स इक्विटी। ठीक है, इसका ये कहने का मकसद है कि अब आपकी रेमेडी नहीं रही। बेशक आपका राइट है, लेकिन अब आप उस रेमेडी को एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपने बहुत डिले कर दिया उसको एक्सरसाइज करने का। ये चीज़ इसमें कहा गई है। इफ़ राइट वायलेशन फॉर इट सम रेमेडी इज़ नेसेसरी, राइट टू रेमेडी कैन बी एक्सरसाइज विद इन अ रीजनेबल टाइम, अदरवाइज डिले डिफीट्स इक्विटी। If you are not exercising your right in a reasonable time, not gaining remedy, then after reasonable time no remedy will be available. ठीक है, लेकिन राइट फिर भी रहेगा। अब ये क्यों किया गया कि आप रेमेडी को एक रीज़नेबल टाइम में एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये बात क्यों कही गई? क्योंकि अगर आप देखें, ज़रा सोचें कि अगर इसकी कोई लिमिट ही ना होती रेमेडी को एक्सरसाइज करने की, तो फिर हो सकता है कि पहला जिस बंदे का क्लेम था या जिसका राइट था वो मर गया, अब उसकी जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन आ गई, इस तरह से जो डिफेंडेंट था उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, तो नंबर ऑफ़ लिटिगेंट्स बढ़ते जाएंगे, डिफेंडेंट्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ़ क्लेमेंट्स बढ़ जाएंगे। कोर्ट के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर हो जाएगा कि वो इतने ज़्यादा क्लेमेंट्स और इतने ज़्यादा डिफेंडेंट्स के साथ डील करें ना, और इस तरह कोर्ट का टाइम भी बहुत ज़ाया होगा। Example, if something happened with your forefathers, then second और third generation will file the suit, अगर कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई तो। फिर एज अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी और मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए इन सर्टन रीज़नेबल टाइम, तो ये ज़रूरी है कि उसको उस रीज़नेबल टाइम में ख़त्म किया जाए उसको। अब देखें कि ये रीज़नेबल टाइम हर केस में डिफरेंट हो सकता है। रीज़नेबल टाइम इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन एवरी केस, तो ये केस पर डिपेंड करेगा कि किस केस में क्या रीज़नेबल टाइम होना चाहिए। एंड आगे हम ये देखते हैं कि इसमें इस मैगज़ीन में प्रिंसिपल ऑफ लैचेस आता है। लैचेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि यू आर स्लीपिंग ओवर योर राइट ओवर अनरीजनेबल टाइम, यानी वायलेशन ऑफ राइट हुई एंड यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग योर रेमेडी फॉर रीजनेबल टाइम। ठीक है, You should be vigilant about your right, okay? If you are not vigilant, equity protects the vigilant, not the ignorant. अगर आप ignorant बन के कह रहे हैं नहीं जी अभी तो सर्दियाँ, मैं तो गर्मियों में जाऊँगा, तो टाइम लिमिट कहाँ प्रोवाइड है? टाइम लिमिट हमारे पास लिमिटेशन एक्ट 1908 में प्रोवाइड है। कैजुअल शेड्यूल 2 आप उठाकर देख लें तो उसमें क्या है, कोई 200 से अबव रेमेडीज़ दी हुई हैं और उनका टाइम लिमिट बताया हुआ है कि उनकी रेमेडी कब कितने टाइम में आप जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोर्ट में फाइल कर सकते हैं सूट, तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है। ठीक है ना, वो टाइम लिमिट उधर प्रोवाइडेड है। और जिनकी नहीं भी प्रोवाइडेड तो एक रीज़नेबल टाइम होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रीज़नेबल टाइम इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन एवरी केस।
प्रिंसिपल ऑफ लैचेस की आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि दैट यू आर स्लीपिंग ओवर योर राइट ओवर अनरीजनेबल टाइम। तो आपको अगर राइट की वायलेशन हुई है तो आपको चाहिए कि रीज़नेबल टाइम में जाके उसकी रेमेडी एक्सरसाइज कर लें, वरना आप डिले डिफेड सिक्विटी का कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा और आपका रेमेडी एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे, बेशक आपका राइट वहाँ पर होगा तब भी। तो आगे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे पास, मैं जो लिमिटेशन एक्ट का बता रही हूँ, ये हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल है, लिमिटेशन एक्ट 1908। तो इसमें जो है मैंने वैसे आपको बताया स्केड्यूल 2 में कोई 200 से अबव रेमेडीज़ प्रोवाइडेड हैं। तो इफ़ यू आर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डिस्पोजेस्ड इलीगली फ्रॉम योर प्रॉपर्टी बीइंग ओनर देन यू कैन फाइल द सूट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ योर पोजेशन। तो उसको फाइल करने के लिए आपके पास 12 साल का टाइम दिया गया है। अगर आप 12 साल में भी जाके नहीं ना करते तो फिर आप बाद में रेमेडी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिमिटेशन एक्ट हमें यही बताता है कि इन हाउ मच टाइम एंड हाउ यू एक्सरसाइज योर रेमेडी। बेसिकली इट प्रोवाइड्स द लिमिटेशन टाइम विद इन विच यू एक्सरसाइज योर रेमेडी। पहले जो है लिमिटेशन एक्ट से पहले हमारे पास रीज़नेबल टाइम होता था कि एक हम देख लेते थे केस को, मतलब है जो भी है केस, उसके हिसाब से हम देख लेते थे कि इसका रीज़नेबल टाइम क्या होगा, क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से हम करते थे। लेकिन फिर लिमिटेशन एक्ट 1908 आ गया जिसमें साफ साफ बता दिया गया कि कौन सी रेमेडी कितने टाइम में एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर आ जाता है, और हम अगर एग्जांपल लें जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो है लिमिटेशन पीरियड 3 इयर्स का होता है। कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए हमारे पास 3 साल का अरसा होता है। उसमें भी अगर नहीं करते तो ये आपकी अपनी गलती है, किसी की और की गलती नहीं है। तो इसमें आप लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 9 देख लें। इफ़ यू डिस्पोजेस्ड सूट, अगर आपको डिस्पोजेस कर दिया गया है तो फिर सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन वो सेक्शन 9 में दिया हुआ है। सेक्शन 8 और 10 को भी देख लें तो इससे रिलेटेड आपको पता चल जाएगा अगर आप देखना चाहें तो। बाकी आपको मैंने एग्जांपल्स बता दी कि जैसे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, कैंसिलेशन की क्या क्या लिमिटेशन पीरियड है। इस 3 ईयर दोनों का 3 साल है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास मोड्स ऑफ रेमेडी क्या है, हमारे पास रेमेडी की फॉर्म्स क्या हैं। तो रेमेडीज़ कौन कौन सी हमें हमारे पास हैं। तो पहली तो हमारे पास सूट फाइल करते हैं, दूसरी अपील है, तीसरी रिवीजन है, 4th रिव्यू है और 5th पेटिशन है। अब ये हैं, इनको हम कहते हैं मोड्स ऑफ रेमेडी, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि रेमेडी की फॉर्म्स जो हैं वो हैं ये। तो डिफरेंट जो हैं सूट फाइल कर सकते हैं, इसको हम दावा कहते हैं। और अपनी आम ज़बान में दावा, जो हम दावा दायर करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सूट फाइल करते हैं, ये डिफरेंट केसेस में उसका बनेगा लिमिटेशन पीरियड जो है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इफ़ यू आर डिस्पोजेस्ड इलीगली फ्रॉम योर प्रॉपर्टी बीइंग ओनर, तो आपके पास वो सूट फाइल करने का कितना टाइम होगा, 12 साल। तो अपील आ जाती है। अपील जो है वो उसके लिए जनरली जो अपील करने के आपके पास टाइम पीरियड होता है 30 डेज़ होते हैं, ओके। तो इसमें ये होता है कि आपको एक हाई कोर्ट में, अगर आपका पहले आप लोअर से हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अपील कर सकते हैं आगे, तो इसका मतलब है ये टाइम होता है। लेकिन बात सुने कि अगर सेंटेंस कन्विक्शन हो गई है, अगर किसी को सज़ाए मौत सुना दी गई है, तो उसके लिए जो लिमिटेशन टाइम दिया गया है वो है 7 दिन, ठीक है, 7 डेज़ अपील करने का। तीसरी रेमेडी हमारे पास कौन सी है, रिवीजन है। रिवीजन में सिविल नेचर की रिवीजन, क्रिमिनल की भी हो सकती है, दोनों का टाइम पीरियड डिफरेंट है। सिविल का जो है वो 90 डेज़ है और क्रिमिनल रिवीजन का 3 इयर्स होता है, ओके। और ये रिवीजन जो है वो हायर फॉरम पर होती है। अगर किसी कोई इरेगुलरिटी हो गई है लोअर फॉरम में, लॉ की कोई लॉ नज़रअंदाज हो गया है, कोई इरेगुलरिटी हो गई है,
तो उसको चेक करने के लिए हायर फोरम पर रिवीजन का वो फाइल की जाती है। फिर है रिव्यू हमारे पास। रिव्यू जो है वो सेम कोर्ट में होता है, सेम जज के पास होता है। जैसे अगर कोई एविडेंस था किसी केस में जो पहले नहीं मिल रहा था, बाद में मिल जाता है, तो हम दोबारा वो रिव्यू करवा सकते हैं उसी कोर्ट में, उसी जज के पास, ठीक है। फिर पेटिशन जो है, पेटिशन जो है इसको एप्लीकेशन भी कहते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब डिफरेंट सूट्स डिफरेंट केसेस से रिलेटेड, तो इसमें फौजदारी के केसेस भी आ जाते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अगर कहीं किसी जगह पर आपको टाइम लिमिट प्रोवाइड नहीं है तो स्टिल हम प्रिंसिपल ऑफ लेचेस अप्लाई करते हैं, यानी रीज़नेबल टाइम का कंसेप्ट हम अप्लाई अब भी करते हैं, जहाँ पर हमें कोई यानी किसी लॉ में हमें टाइम लिमिट नहीं प्रोवाइड की, यानी ना लिमिटेशन एक्ट में उसका टाइम दिया हुआ है, ना किसी और लॉ में दिया हुआ है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लेचेस अप्लाई करेंगे और एक रीज़नेबल टाइम रख देंगे उस रेमेडी को एक्सरसाइज करने का। ओके, तो फिर आगे हम देख लेते हैं कि रिवीजन बता दी मोड्स ऑफ रेमेडी को, और इंजंक्शंस का आपको बताया था कि रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर होते हैं, वी कैन फाइल पिटीशन इसके लिए। उसके बाद यही बात आपको की गई है इस मैगज़ीन में कि यू कैन एक्सरसाइज योर रेमेडी until it is not barred by law, जब तक कि उसको लॉ बार नहीं कर देता, यानी बार कब करेगा, जब टाइम गुजर जाएगा तब it will be barred by law। अगर वो टाइम गुजर गया तो फिर हम उसको ये कहते हैं कि barred by law। तो ये जो है बार्ड बाय लॉ का कंसेप्ट, ये हमारे पास ऑर्डर 7 रूल 11 CPC में भी प्रोवाइडेड है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर 12 साल में सूट फाइल नहीं किया तो इसको क्या कहेंगे, इट्स बार्ड बाय लॉ। तो ये था इसमें, ये आपने याद रखना है, ऑर्डर 7 रूल 11 CPC, जिसको आप पढ़ सकते हैं। फिर आगे हम इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें थी सारी मैंने आपको बता दी हैं। डिले डिफीट्स इक्विटी का, तो आप क्या मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, इज़ जस्टिस विदाउट इक्विटी, क्या जस्टिस इक्विटी के बगैर पॉसिबल है? कमेंट्स में आप लिख सकते हैं अपना जवाब। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जवाब दे दूंगी कि क्या जस्टिस विदाउट इक्विटी पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ख़याल रखें, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई एम वर्किंग फॉर यू पीपल, ताकि आपको आसानी से जो बातें हैं जो मेन लॉ में हैं दी हुई, वो सब आपको आसानी से समझ में आ जाएं। तो for your easiness I am doing all this, and thank you very much.